एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और यदि क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करने के बाद नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा और फिर लास्ट में 40 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद सेट लगाने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप 40 में से कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि वह भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उसकी क्या होगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और फिर सेकंड नंबर में है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो यदि वह भारत का नागरिक होते हुए भी किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो उसकी क्या होगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मतलब भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। और यदि वह किसी देश की यदि सरकार की वह आलोचना करता है या फिर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यदि सरकार की आप आलोचना करते हैं या फिर किसी अन्य देश की नागरिक से शादी करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता जो है वही रहेगी, खत्म नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी किन सुधारों से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग संरचना सुधार। नरसिम्हा कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग संरचना सुधार से रिलेटेड है। और यह समिति जो है वो कब बनाया गया था, तो 1991 ईस्वी में लाया गया था। और इस समिति की सिफारिश से ही भारत की जो बैंकिंग क्षमता है वो बढ़ चुकी है। किसके सिफारिश से, तो नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश से 1991 ईस्वी के बाद भारत में बैंकिंग जो क्षमता है वो बढ़ी है। तो आपको याद रखना है, नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग संरचना सुधार से, और ये कब किया गया, तो 1991 में। नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। अब देखिए, राजकोषीय नीति का अर्थ होता है स्थिरीकरण या विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए काम या फिर सार्वजनिक व्यय का उपयोग। मतलब जितना सार्वजनिक व्यय होता है उन सभी को क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसे सरकार की प्राप्तियों के रूप में भी मापा जाता है और यह जो है अधिशेष या घाटे के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो आपको यहाँ 3 योजना दिख रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सी योजना जो है वो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत योजना। ये जो अमृत योजना है वो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है अमृत का, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या है फुल फॉर्म, आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये योजना जो है भारत सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के मुख्य शहरों का विकास। ये योजना जो है किस सरकार के द्वारा, तो एनडीए सरकार के द्वारा कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि जो अमृत योजना है जो कि मुख्य शहर के विकास के लिए है वो 2015 में लाया गया था, जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए है। मतलब कि किसके लिए समान संहिता दी गई है, किसकी बात की गई है 44वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों की। मतलब सभी नागरिक को समान जो मौलिक अधिकार होंगे वो समान मिलेंगे। तो इसकी बातें की गई है संविधान के 44 अनुच्छेद के अनुसार। किसका, तो नागरिक का। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि सभी नागरिक के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 44 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी जो है ये एक बुक है
जिससे कि हमें पता चलता है बिहार में जो बख्तियार खिलजी आया था उसका वो जो हमला किया था, जिसके कारण जो नालंदा का विश्वविद्यालय था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। तो इसका जो विस्तृत विवरण हमें मिलता है तबकात ए नासिरी से मिलता है। अब बख्तियार खिलजी जो था वो एक तुर्की का मुस्लिम हमलावर था जो कि 1193 ईस्वी में आया था यहाँ पर बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में ही खत्म कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी जो था कब आया था? 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और इसका जो ये तबकात ए नासिरी ने जो कि इस हमला के बारे में विस्तार से वर्णन किया है इस बुक में, तबकात ए नासिरी, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं मिनहाजुद्दीन सिराज। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज, जो कि पारसियन इतिहासकार हैं और उनके बुक में बख्तियार खिलजी के हमले का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? तबकात ए नासिरी से। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालदेव पुत्र। इसका क्या आंसर है? सही आंसर है बालदेव पुत्र। बालदेव पुत्र जो थे बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल ने, जिसे बालदेव पुत्र के नाम से वो उन्होंने क्या किया था, सुमात्रा और लावा के शैलेंद्र वंशीय शासक जो बालदेव पुत्र थे इनके द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण और रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो बालदेव पुत्र जो थे कितना गांव दान में दिए थे? 5 गांव। और कहाँ का? स्वर्ण भूमि के थे ये बालदेव पुत्र जो थे। कहाँ के राजा थे? स्वर्ण भूमि के। तो ये ऐसे राजा थे जो कि नालंदा में बौद्ध विहार का जो स्थापना हुआ था और उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब सबसे पहले कहाँ से यह प्रमाणित हुआ है कि खेती होती है, कृषि का प्रमाण मिला है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का पता चलता है। मेहरगढ़ जो कि कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पर खुदाई में ये पता चला कि यहीं से कृषि एवं पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले और यहाँ से नवपाषाण युग के भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि सबसे पहले कहाँ मिला? मेहरगढ़ से मिला है, जो कि पाकिस्तान में, वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? किसने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह के द्वारा सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया गया था। अब देखिए इस्लाम शाह जो था वो कौन था? तो यह शेर शाह का पुत्र था और इसने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया था और इसके पश्चात जो थी इसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हो गई थी। तो ये जो था आपको याद रखना है, इस्लाम शाह जो कि शेर शाह का पुत्र था, जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों का विस्तार 200, 250 और 500 के इकाइयों में विभाजित करके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्न देशों में से कौन, यहाँ देखिए क्षेत्र होगा, देश नहीं होगा, बिहार में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार का कौन सा ये हिस्सा है जो कि सबसे पुराना है। तो सही आंसर है यहाँ पर खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार का जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं वो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना हिस्सा है बिहार का। तो आपको याद रखना है खड़गपुर पहाड़ियाँ जो कि सबसे पुराना हिस्सा है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो था कश्मीर से था और कश्मीर का अकबर इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि ये अकबर के जैसा ही धर्म सहिष्णु था तथा सामाजिक कार्यों में भी इसकी बहुत रुचि थी, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और अकबर कौन था? तो अकबर एक मुगल सम्राट था। और ये जो थे सुल्तान जैनुल आबदीन, इन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों का भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आपको बताना है इन चारों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोर्नियो द्वीप।
बोर्नियो द्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो बोर्नियो द्वीप का बात कर ले तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तथा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? बोर्नियो द्वीप। और यह जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई देशों में बटा हुआ है। 3 देशों में बटा हुआ है। किसमें? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में। और आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोर्नियो जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है। तो आपके सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है, जिसपे कि डेनमार्क देश का कब्जा है, वो डेनमार्क के अंतर्गत है। तो ये जो है ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और बोर्नियो द्वीप जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि एशिया जो है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा गया है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। हम लोग सभी जानते हैं कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा फरैजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिमों में सामाजिक परिवर्तन करना। देखिए जैसे हिंदू धर्म का परिवर्तन के लिए, हिंदू धर्म के विकास के लिए बहुत सारे जो आंदोलन हुए थे, तो ऐसे ही मुस्लिमों के भी सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंदोलन हुआ था, जो कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था फरैजी आंदोलन। और ये कब किया गया था? तो ये 19वीं सदी की शुरुआत में, मतलब कि 1818 ईस्वी में ही इसको शुरुआत की गई थी। किसकी? फरैजी आंदोलन के द्वारा। और ये मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का जो है स्थित है। तो आपको याद रखना है अलास्का किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर क्या है? तो देखिए सूरसागर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की काव्य रचना। सूरदास की एक काव्य रचना है जिसका कि सूरसागर नाम दिया गया है। सूरसागर नाम से वो प्रसिद्ध है। तो सूरसागर जो है वो सूरदास द्वारा रचित उनकी एक काव्य रचना है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या किसके बारे में बात किया गया है? तो कृष्ण की बाल लीला का वर्णन मैक्सिमम किया गया है। किसमें? सूरसागर में। और ये किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSDL का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, सही आंसर है यहाँ पर, पूरा नाम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा NSDL का फुल फॉर्म। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वियना में। ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। अब देखिए ओपेक में कौन से देश शामिल होते हैं? तो ओपेक उन देशों का संगठन है, उन देशों का एक ग्रुप है जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, मतलब पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ही संगठन है ओपेक। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। और ओपेक की स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1760 ईस्वी में की गई थी। कब? 1760 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे। और वर्तमान समय में ओपेक में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 14 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब देखिए नोबेल जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि साहित्य में भी दिया जाता है, शांति में भी दिया जाता है और विज्ञान में भी दिया जाता है। जबकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, उसके जगह पर गणित का नोबेल एबेल नामक पुरस्कार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गणित का नोबेल? तो एबेल पुरस्कार जो है, जो कि गणित से रिलेटेड है, गणित से संबंधित है, और उसे जो उसकी मान्यता जो है, और उसको हम लोग गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि गणित के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? एबेल पुरस्कार। जबकि नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, मतलब ये किस कंपनी का वाक्य है जस्ट डू इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक से। ये नाइक का टैगलाइन है, जस्ट डू इट। नाइक जो कि खिलौने बनाती है, स्पोर्ट्स का जो सामान होता है वो सारे चीज़ों को बनाती है नाइक कंपनी, और उसका जो टैगलाइन है क्या है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। भाषा के आधार पर कब गठित किया गया था भारत के राज्यों को, पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1953 में। अब 1953 में कौन सा राज्य भाषा के आधार पर विभाजित हुआ था, गठित हुआ था, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। और उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया था, तो वो आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी लाया गया बाद में, जो कि जुलाई 1956 में पास किया गया। कब, जुलाई 1956 में। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया, पास किया गया। और जब भाषा के आधार पर पहला राज्य जो था, भारत का पहला राज्य जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था, वो आंध्र प्रदेश था। और कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। और उस समय राज्य पुनर्गठन के आयोग फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको साइंस के आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चंस का। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है वो किसकी इकाई है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य की इकाई जो होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रम होती है। और एक एंगस्ट्रम की बात कर ले तो कितने मीटर का बराबर होता है, तो 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम, जो कि 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रम आपको याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य की इकाई है। यहाँ अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो आवृत्ति का जो इकाई होता है वो हर्ट्ज होता है, और वेग का आपका क्या होता है, मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में जो होता है वो परमाणुओं की जो संख्या होती है, जो इसका परमाणु संख्या होता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन में केवल 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं हाइड्रोजन परमाणु में, जबकि जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसमें नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो देखिए ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक टाइप का वसा है, क्या है, फैट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि एक टाइप का क्या है, फैट है। और इससे क्या होता है कि मानव शरीर में भोजन से प्राप्त जो उपयुक्त ऊर्जा होती है उसको क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड में वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा आने लगता है। और ट्राइग्लिसराइड वसा जो कि कहाँ पर संचित होता है, कोशिकाओं में जाकर के संचित होता है, इकट्ठा होता है। तो आपको याद रखना है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक वसा है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या हो जाता है, प्रेशर का। तो प्रेशर का इकाई हो जाता है, और यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर। दाब का इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। तो दाब की इकाई, देखिए दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जितना दूरी पर लगता है, जितना क्षेत्रफल के बीच में लगता है, वही क्या होता है, दाब होता है। तो देखिए दाब का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दाब बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है आपका, बल का हो जाता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल को किस में मेजर करते हैं, तो वर्ग मीटर में। तो इसलिए इसका जो होगा, जो इकाई हो जाता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है, जिसको हम लोग पास्कल के भी नाम से जानते हैं। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर रहे तो वो आंसर सही हो जाएगा आपका। पास्कल भी यहाँ पर रहता तो ये पास्कल भी इसका हो जाता। तो पास्कल जो दाब की इकाई होती है, ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या उसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्स नामक जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा होने वाला एक बीमारी है। एड्स का जो फुल फॉर्म हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है।
और एड्स जो रोग है वो वायरस के कारण होता है, और जो वायरस जिससे होता है उसका नाम है क्या, HIV वायरस, जो कि यौन संक्रमण के कारण हमारे शरीर में फैलता है। तो एड्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, सही आंसर है यहाँ पर वाट। जो पावर होता है, पावर का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो क्या होता है, वाट होता है। अब विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, एसआई मात्रक, वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का बात कर ले तो विद्युत शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, जो कि वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड जो कि वाट के बराबर होता है। अब यहाँ अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो कुलम्ब जो है किसकी इकाई होती है, तो ये आवेश का होता है, चार्ज का होता है। और एम्पियर की बात कर ले तो ये विद्युत धारा का इकाई होता है, विद्युत धारा जो कि एम्पियर में मापा जाता है। और वोल्ट, तो वोल्ट से वोल्टेज को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो इसका सही आंसर बताने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल टू, मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या हो जाता है 9/5 C + 32। तो इस फॉर्मूले पर यदि आप पुट करके C के जगह पे 40 पुट करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है, 104 डिग्री, यही -40 रहता तो इसका मान जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर भी -40 ही शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लगभग कितना पानी होता है। मतलब मानव शरीर में लगभग पूरे शरीर में कितनी पानी की मात्रा होती है, जल की मात्रा कितनी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 70% मानव शरीर में पानी पाया जाता है। शरीर का दो तिहाई भाग जो होता है, 2/3 भाग जल पाया जाता है, जो कि 70% के बराबर होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए 2/3 जो होता है वो कि 70% के बराबर होता है, तो मानव शरीर में 70% पानी पाया जाता है। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस के हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और इस वीडियोस के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो भारत विश्व में किस में अग्रणी है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है। मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे, सबसे प्रथम स्थान है अभ्रक के उत्पादन में भारत का। तो चादरी अभ्रक जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा ये किस राज्य में पाया जाता है, तो झारखंड राज्य से अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट के द्वारा ये बताया गया था। सबसे पहले यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। मतलब पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो ये सबसे पहले किसी ने बताया था, तो वो थे आर्यभट्ट। तो आप इसे याद रखेंगे, जिसे कि पृथ्वी का घूर्णन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है, मतलब विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है, तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब बात हम अदर ऑप्शंस की कर लें तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बल्ब के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उष्मा एवं प्रकाश की ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये है जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर और डायनामो जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कारण से दिन और रात होते हैं। आप पीछे ही क्वेश्चंस में देखे हैं कि आर्यभट्ट ने बताया था कि अपनी धुरी पर घूमने के कारण, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन का मतलब होता है कि अपने ही धुरी पर, मतलब अपने आप को चक्कर लगाना। और यहाँ यदि पृथ्वी का परिक्रमण का बात कर लें तो पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करती है,
जिसके कारण साल बदलता है, आपका मौसम परिवर्तन होता है, तो वो किसके कारण होता है? पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण। जो सूर्य का परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। जबकि दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग शॉर्ट में HCl भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, और ये कहाँ से निकलता है? तो हमारे शरीर के जठर कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से? जठर कोशिकाओं से। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सहायता से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका से मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरुआत होती है। मतलब मुख्य गुहिका यानी कि मुख से भोजन का जो है पाचन का शुरुआत होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुकल कैविटी। वुकल कैविटी से ही मानव का जो पाचन प्रक्रिया का शुरुआत होता है। अब जैसे ही देखिए, जैसे ही आप किसी भी भोजन को करते हैं तो मुंह में डालते हैं, और उसको वहां से क्या करते हैं? छोटे छोटे चबाते हैं, तोड़ते हैं, जिससे हमारे दांतों से क्या होता है? पीस के छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, और उसमें हमारे मुंह में ही हमारे जीभ पर लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? भोजन के कार्बोहाइड्रेट से प्रतिक्रिया करता है, जिससे कि हमारा भोजन जो है यहीं से सबसे पहले पचना स्टार्ट होता है। तो भोजन का पाचन क्रिया जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुख से होता है। और क्यों होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम के कारण, एंजाइम को मिलने के कारण होता है। क्योंकि जब हम छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों को तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारे जीभ में से जो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है वो मिक्स हो जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? देखिए, वर्तमान समय में जो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, वो सबसे पहले जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उस टाइम पे वो क्या थे? गवर्नर थे। और किस राज्य के गवर्नर थे? तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य के जो गवर्नर थे उनको क्या बनाया गया था? 2017 में देश का राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब राष्ट्रपति पद पे नियुक्त हुए थे वो। कौन? तो रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो बिहार के गवर्नर थे। कौन? तो ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और ये हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति दी जाती है। चुनाव आयोग जो है किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए जो अनुमति देता है, तो वो कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी? मतलब जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वह किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी? तो कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। और ये कब से कब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रही थी? तो 1963 से लेकर 1967 के बीच में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयला की खान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालचेर कोयला खान जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा के ये कहाँ पर स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी घाटी में फैला हुआ है। ये कहाँ पर? ब्राह्मणी नदी घाटी के आसपास फैला हुआ है। कौन? तालचेर कोयला खान। और जहाँ पर कौन सा टाइप का कोयला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? जो उसका नाम है करहवड़ी। करहवड़ी जो कोयला है वहाँ का, जो तालचेर कोयला खान है वहाँ का सबसे प्रसिद्ध कोयला है। तो आप इससे भी याद रखेंगे। तालचेर कोयला खान कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? नगर कोझिकोड जो आज जो है कोझिकोड जो है के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। नगर जो कोझिकोड है कालीकट के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, नगर कोझिकोड जो है किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। और यह बंदरगाह नगर है, जिसे कि हम लोग कालीकट के भी नाम से जानते थे।
और इसका जो विस्तार की बात करें तो वह अरब सागर से लेकर के पश्चिम में अरब सागर से लेकर वायनाड के पहाड़ियों तक स्थित है, फैला हुआ है। कौन? नगर कोझिकोड, जिसे कालीकट नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका जरूर से जरूर अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आप 40 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। और आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी शेयर करें जिससे कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ पाए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।